प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों विद्या क्लासेस में। आपके बच्चों याद होगा हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर जा रहा था 6 जा रहा था। 6 हमारा था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हमारा जो बच्चों पहला लेक्चर हो गया था, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चलने वाला है। इसमें बच्चों आपको बताया गया था कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं 3 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो पहला टॉपिक जाएगा बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की गति जाएगा या प्रेरित विभवांतर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है कहीं या है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे यहाँ पर कि एक समान हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है। अगर कहीं पर बच्चों क्रॉस लगा हुआ है तो क्रॉस का मतलब होता है कि उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। ठीक है, तल के लंबवत नीचे की ओर उसकी दिशा होगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि बच्चों यदि हमारे पास में या आपके पास में आगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। अब मान लेते हैं बच्चों हमारे पास में इसमें कोई धारावाही चालक तार है। ठीक है, कोई चालक तार हमारे पास में है। तो यहाँ पर एक तार ले लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई एक तार यहाँ पर है, धारावाही चालक तार। ठीक है, ये आपके पास में कोई चालक तार आ गया। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में ये कोई चालक तार आ चुका है। ठीक है, अब अगर हमारे पास में कोई चालक तार है बच्चों यहाँ पर, तो मान के चल लेंगे कि इसके जो सिरे होंगे वो जे और के बन जाएंगे। अगर हमारे पास में कोई चालक तार है तो चालक तार हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम मान के चलते हैं कि ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्मॉल वी वेग से गति करती है राइट साइड यानी कि दाईं ओर। ठीक है, तो जब ये दाएं ओर गति कर रही है स्मॉल वी वेग से और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, तो इसके अंदर जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे या प्रोटॉन्स रहे होंगे उन वे भी गति करेंगे स्मॉल वी वेग से ही। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इस चालक तार की जो लंबाई है, इस चालक तार की जो लंबाई है बच्चों, ऐसा मान के चल लेते हैं कि इसकी लंबाई एल रही होगी। ठीक है, इस चालक तार की लंबाई एल रही होगी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब इस चालक तार की लंबाई एल रही होगी, ठीक है, समझ में आ रही है, तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन्स है वो भी गति करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जिस पर जो बल लगेगा, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी कोई एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है लंबवत, तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको लॉरेंज बल कहते हैं। F बराबर क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी कार्य करता है। और M यहाँ पे बेस में डाला जाएगा तो M मतलब होगा मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। ठीक है, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो वो कैसे गति करेंगे, तो उसकी दिशा बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपको याद होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया गया था, जिसके अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे वे उसके पास की 2 उंगलियों उस प्रकार फैलाते हैं कि पहली उंगली रहती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्य में रहती है धारक दिशा में, तो अंगूठा बताता है बल की दिशा। अगर इसमें देखें तो आप ये देखिए, देख के बताइए कि अब अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव पार्टिकल रहे होंगे वो और पॉजिटिव पार्टिकल रहे होंगे, दोनों ही किस दिशा में गति कर रहे हैं, आगे की तरफ गति कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जिधर धनावेश गति करता है ये प्रोटॉन होगा आपका, जिधर धनावेश गति करता है धारा उसी दिशा में बहती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा बहती है। तब इस केस में आप यहाँ पर देख के बताइए कि जो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी स्मॉल वी वेग से गति कर रहे होंगे राइट साइड। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में गति कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट जाएगा वो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र चला गया आपका अंदर की तरफ, धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स पर अगर देखते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि जो धारा बहेगी आपकी, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जा रहा है राइट साइड तो करंट जाएगा आपका विपरीत, पॉजिटिव इसके लेफ्ट साइड। तो देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन पर एक बल लगेगा, इसको यहाँ पे Fm यानी कि चुंबकीय बल लगेगा। तो इस चालक रोड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सारे चुंबकीय बल के कारण जब तक ये गति कर रहा होगा वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी कि के सिरा इसका नेगेटिव हो जाएगा, के सिरा इसका नेगेटिव हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे सब चुंबकीय बल के कारण नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन थे आपके, है ना, जब वो राइट साइड में गति करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है आपका अंदर की तरफ, गति कर रहा है राइट साइड, तो करंट भी राइट साइड गया, तो बल देखिए ऊपर की तरफ लगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स रहे होंगे उन पर एक चुंबकीय बल काम करेगा Fm ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हमारा जो जे सिरा है वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास में कोई जो चालक तार था वो सामान्य अवस्था में न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं, स्मॉल वेग से गति करवाते हैं, तो उसके जो दो सिरे थे हमारे वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि तरह से हमारा एक सेल बन जाता है। तो उसके मतलब सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा पॉजिटिव हो गया, एक हिस्सा नेगेटिव हो गया, तो यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा ना। तो अब दूसरा क्या होगा कि जैसे विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विभवांतर लग जाएगा तो प्लस यहाँ पे डिस्टेंस इसकी एल कंसिडर की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स पे काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है ना यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल है। तो इसलिए इन पर यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करेगा इस पे, वो काम करेगा क्यू ई काम करेगा। क्यू ई मतलब वो जो चार्ज है क्यू, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर दो सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया है प्लस माइनस की वजह से, तो उसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवश्य ही होगा। क्यों? आपकी याद होगा हम स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो वहां पर आपको बताया गया था कि ई बराबर वी अपॉन में एल होता है, विभव प्रवणता, जिसमें आपको बताया गया था कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एल है, उनके बीच में विभवांतर वी है, तो वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर कि जब हमारा जो चालक रोड थी स्मॉल वेग से राइट साइड गति करती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बल लगता है प्लस माइनस पे, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन रहेंगे वो उदासीन रहेंगे, उन पर कोई बल काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी जो छड़ होती है प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उसी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा आपका, एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने से क्या होगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स पे या पॉजिटिव पार्टिकल्स पे, वो हमेशा चुंबकीय बल के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि जो बल लग रहा है चुंबकीय बल के विपरीत कार्य करेगा और बराबर कार्य करता है, जिससे आवेश का बहना रुक जाता है, जिससे आवेश का बहना रुक जाता है। और यहाँ पर हमारा ये, इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई लोहे की रोड रखे तो उसको छूने से आपको करंट महसूस नहीं होता है, क्योंकि आवेश का बहना रुक जाता है। वहां पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, वैद्युत बल भी कार्य कर रहा होता है, चुंबकीय बल भी कार्य कर रहा होता है। मेरी बात समझ आ पा रही है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो अगर ये बातें समझ में आ पा रही है आपके, तो अब उस केस में क्या होगा कि इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, जो कागज के लंबवत नीचे की ओर दिखती, जिसमें एक चालक छड़ जे के एल लंबाई की स्मॉल विवेक से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्मॉल विवेक से दाईं ओर गति करवाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उसी वेग से गति करते, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल नीचे की तरफ कार्य करते हैं। इससे के हिस्सा पूरा नेगेटिव हो जाता है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन के हिस्से पे आ जाते हैं, और पॉजिटिव वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं आपके, वो सारे के सारे जे हिस्से पे चले जाते हैं, जिससे जे हिस्सा हमारा पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जे और के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर एक चुंबकीय बल और वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2, दोनों को जब बराबर रखा जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ एम बराबर आपको जाएगा एफ ई, ठीक है। फिर संतुलन की स्थिति में आ जाएगा ना, आवेश का बहना रुक जाएगा, ठीक है। तो क्यू वी बी बराबर क्यू ई आ जाएगा, यहां से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका ये वाला, तो उसमें देखिए जब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो आप ई की जगह वैल्यू रख देंगे यहाँ पे वी बी बराबर वी अपॉन एल। तो यहाँ से v बराबर आपका जाएगा बी वी एल, यानी कि प्रेरित विभवांतर हो जाएगा, है ना। इसको अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत वाहक बल स्मॉल ई भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपके बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है आपके बच्चों, तो अब अगला टॉपिक देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो पढ़ा है हमने बच्चों। क्या अगला टॉपिक हमारा ये है बच्चों आपका फ्लेमिंग के दाएं
हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है बच्चों बल की दिशा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है प्रेरित धारा की दिशा। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा व उसके दो पास की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तब अंगूठा चालक में गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, चालक में गति की दिशा, है ना। और हमारा पहली उंगली दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, हमारा इस तरीके से ये वाला हो जाएगा कि अंगूठा व उसके पास की दो उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, ठीक है। तब पहला अंगूठा हमारा चालक की गति को दिखाएगा, मध्यमा हमारे सॉरी पहली उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। तो उसकी जो बच्चों परिभाषा है आपको ये याद रखनी है ना, कि इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा व इसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत हो, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र ये वाली है ना की दिशा में रहे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा, ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में रहे, तो बीच वाली उंगली है ना चालक में प्रेरित धारा की दिशा, देखिए वाले प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ध्यान देना आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है लेफ्ट हैंड रूल, बताता है फोर्स डायरेक्शन, ठीक है, और राइट हैंड रूल बताता है आपको प्रेरित धारा की दिशा बताता है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों आपको, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तो अब आपका चलने वाला बच्चों अन्योन्य प्रेरण, अगला टॉपिक क्या चलेगा बच्चों आपका, अगला टॉपिक अब आपका अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें पास पास दो कुंडल रखी जाती हैं, इसमें पास पास हमारी दो कुंडलियां रखी जाती हैं। जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर पहली वाली कुंडली में बैटरी की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली से निकलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे पहले वाले केस में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं पहले वाले केस में बच्चों देखिए अगर मैं पहले वाले केस को देखता हूँ यहाँ पे, तो पहले वाले केस में यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में कुंडली है, ठीक है, हमने उसके फेरों के रूप में मोड़ दिया है, साथ में हमने एक सेल लगाया यहाँ पे, एक रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट मतलब जो धारा को स्पीड को या धारा की प्रबलता को कम ज्यादा करने का काम आता है, एक यहाँ पे हमने लगाया स्विच, ठीक है। तो ये पहली कुंडली में हमारा लगा हुआ है, जबकि दूसरी कुंडली में केवल हमारे पास में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा वहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कोई सेल वेल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तब होना क्या है बच्चों कि जैसे ही हम इसमें कुंजी को दबा देते हैं, ये लिखा ना कुंजी को दबाने पर, जैसे हम इस कुंजी को दबाएंगे, ठीक है, जैसे हम इस कुंजी को दबाएंगे, अगर आप नीचे वाली की स्थिति को देखें कुंजी को छोड़ने पर, तो हमारा सिंपली क्या होता है कि हमारे पास में कुंडली होती है, सेल होता है, रियोस्टेट होता है, एक स्विच होता है, ठीक है, दूसरी कुंडली हमारे पास में इस तरीके से होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कुंजी को दबाते हैं तो हमारा करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, और करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा प्लस वाले हिस्से से निकलते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो यानी करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो करंट इस तरीके से जब ये जा रहा होगा तो करंट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आप ये जानते हैं ना कि यदि किसी लूप में धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू होती है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में आई अपॉन आर, ठीक है ना। तो यानी कि आई लूप का ये फेरा हो गया, आई करंट जा रहा है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ आता है वहां पे बल रेखाएं निकलती हैं, तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही हैं। तो उसके पास में जो एक कुंडली रखी हुई है, इसके पास में जब एक कुंडली रखी हुई है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स में यानी कि सॉरी जब बी में परिवर्तन होगा, बी कैसे परिवर्तन होगा, धारा की प्रबलता को कम ज्यादा करा जाएगा तो बी बदल जाएगा, जो जैसे ही बी बदलेगा तो आपका चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स होता है आपका बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए होता है। तो एरिया दूसरी कुंडली में तो फिक्स हो गया, लेकिन बी का मान चेंज हो रहा है पहली वाली कुंडली में धारा की प्रबलता को कम ज्यादा कर, ठीक है।
तो पहली कुंडली में जब धारा की प्रबलता को कम ज्यादा करके इसके मान में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब बी बदल जाएगा। जब बी बदल जाएगा तो फाई बदल जाएगा, और फाई बदल जाएगा तो बच्चों इसमें दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक तो प्रेरित धारा की दिशा, सॉरी प्रेरित धारा, दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसकी दिशा मान होता है डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, यानी कि चुंबकीय, अब फाई को हम लिख लेते हैं डेल बी ए, है ना, अपॉन डेल टी। आपको पता है तो माइनस क्या होता है, मतलब उसका विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का माइनस केवल ये शो करता है। ठीक है, तो अब देखें, तो धारा की प्रबलता को कम ज्यादा करा तो आपका यहाँ पर बी उत्पन्न हो गया। बी उत्पन्न हो गया तो बल रेखाओं की संख्या आ गई। बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन कराने के लिए आपको बी के मान चेंज करना होगा। जैसे आप बी बदलेंगे तो आपका फाई बदल जाएगा, जैसे ही फाई बदलेगा तो उसके अंदर ई उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को ये बच्चों हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना, कि जब पहली कुंडली में धारा के मान में बैटरी के द्वारा धारा के मान में प्रबलता को कम ज्यादा किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं बच्चों अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, बात समझ आ रही है? अन्योन्य प्रेरण इसको कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण क्या है। तो एक तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, इसमें पहली वाली कुंडली को प्राइमरी कुंडली बोलते हैं और इसमें दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कुंडली बोलते हैं। तो उसमें जो प्रेरित धारा आई बच्चों देख पा रहे हैं आप, इसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करते हुए होती है जिसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो ये इस धारा की वजह से उत्पन्न हो रही है तो इस धारा की दिशा ऐसी जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है बैटरी की धारा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें धारा की दिशा हमेशा उल्टी रहेगी, विपरीत रहेगी, कि ये हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसी को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे प्रेरित धारा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दूसरे वाले केस में जैसे हम कुंजी को ऑफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो अब ये धारा का जो मान है वो अपने घटने का विरोध करती है। ठीक है, तो उस केस में अब ये प्रेरित धारा की दिशा आपकी आगे की तरफ हो जाती है। बात समझ आ रही है? ये हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से उत्पन्न होती है। पहले बढ़ने का विरोध कर रही थी, बाद में घटने का विरोध करती है। ठीक है, तो पहली वाली कुंडली को प्राथमिक, दूसरी को द्वितीयक के बोलते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो जाती हैं बच्चों। अब आगे देख लेते हैं कि जैसे आपका ये हो गया, पहली वाली कुंडली में आपने कुंजी दबा रखी है, दूसरी वाली में आपने छोड़ रखी है। ठीक है, तो जो आपका अन्योन्य प्रेरण हो गया तो क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में भी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है अथवा उसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन, ठीक है, किया जाए अथवा धारा को बंद किया जाए। दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। देखिए यार, इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ पा रही है आपके बच्चों? कहते हैं पहली कुंडली को जिसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, है ना, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कुंडली कहते हैं। तथा दूसरी कुंडली को जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं बच्चों द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, तो आपका बच्चों डायग्राम हो गया। अगर यहाँ तक बात बच्चों आपको समझ में आ रही है तो अब बात आती है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की इसमें इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव किया जाएगा। तो आपका हेडिंग चलाया था बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक तो उसको बच्चों एम से दिखाते हैं लेकिन वैल्यू इसकी क्या निकल कर आएगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें पहली वाली कुंडली में धारा जो बहती है मान लो I1 बह रही है ना। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में जैसे कुंडली ये वाली है ना, आपने यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया, ठीक, ये आपका स्विच हो गया, जो आपको यहाँ पे ऑन हो गया माइनस प्लस हो गया, ये आपका रियोस्टेट हो गया, यहाँ पे आपका करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट आपका आ रहा है, ये प्राइमरी कुंडली होगी और ये आपकी सेकेंडरी, इसमें आपने एक मीटर लगा दिया धारा मापी, ठीक है। तो अब इसमें करंट जाएगा आपका उल्टा, क्योंकि विपरीत उसी का विरोध करते हुए इसकी दिशा होती है, इसके कारण उत्पन्न होता है। तो उसको प्राइमरी बोल दिया, उसको सेकेंडरी बोल दिया, ठीक है। तो उसमें बल रेखाओं की संख्या आपकी इस तरीके से निकल गई है ना।
ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ पा रही होगी आपके। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ पा रही है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माना पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित है, इसमें I1 धारा प्रवाहित है, ठीक है। I1 धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेर से बंद जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो phi2 मान लेते हैं, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी मान लेते हैं कि N2 होगी, तो N2 और phi2 को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, फ्लक्स घनत्वों की संख्या। फ्लक्स घनत्वों की संख्या यानी कि N2 phi2 अनुक्रमणपति होता है पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के, प्राथमिक कुंडली में या पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमणपाती होगा। अब इसको हटाने के लिए बच्चों कांस्टेंट डाला जाता है, तो N2 phi2 बराबर MI1। तो जो बच्चों यहाँ पे M डाला गया ना, जहां M एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू को M की वैल्यू को निकाला जाएगा। तो अगर यहाँ से M को निकाला जाता है तो एक तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के चल लेंगे। तो जब यहाँ से M को निकाला जाएगा बच्चों क्या बन जाएगा आपका N2 phi2 अपॉन में I1। और यदि यहाँ पे मान लें कि I की वैल्यू यानी कि I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, तब आपका M हो जाएगा N2 phi2, ठीक है। तो यहां से बच्चों उसकी परिभाषा बना सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स घनत्वों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली यानी कि पहली वाली कुंडली में धारा परिवर्तन या धारा प्रवाहित एकांक धारा प्रवाहित हो, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स घनत्वों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी कि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों इसमें कि जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं जब यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि दूसरी कुंडली में यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत धारा बन जाएगा। तो मान लेते कि माना द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। तो E2 जो होगा बच्चों वो क्या होगा, E2 बराबर आपका जाएगा E2 बराबर आपका जाएगा माइनस के N2 डेल फाई, है ना, 2 अपॉन डेल टी, ठीक है। अब N2 को डाल देंगे बच्चों अंदर, क्योंकि फ्लक्स घनत्व की संख्या जो आपको बताया ना प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, और N2 इसलिए आया फेरों की संख्या की वजह से, ठीक है। तो E2 बराबर हम डाल देंगे यहाँ पे माइनस के बराबर का जाएगा माइनस डेल N2 phi2 अपॉन डेल टी, ठीक है। और अभी समीकरण नंबर जो 1 आई थी हमारी बच्चों ये वाली, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो दोनों वैल्यू को बराबर दिखा सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि N2 phi2 बराबर MI1 होता है। तो उसकी वैल्यू जब यहाँ रखी जाएगी तो E2 बराबर आपका जाएगा यहाँ पे डेल MI1 अपॉन डेल टी। तो यहाँ से M को बाहर निकाल लिया जाएगा तो E2 बराबर आपका जाएगा माइनस के M डेल I1 अपॉन डेल टी, और ये नीचे चला जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों M बराबर माइनस के E2 अपॉन में डेल I1 अपॉन डेल टी, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ से। अब यहाँ से इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि यदि डेल I1 अपॉन डेल टी बराबर हो जाता है 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब आप यहाँ पर M बराबर रख देंगे माइनस के E2, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, या M बराबर रख देंगे E2, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न
अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में या दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत दाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, तो यहां से इसकी परिभाषा बन जाती है। अब बात आती है इसके मात्रक की। तो मात्रक देखेंगे आप बच्चों इसका, तो मात्रक क्या बन जाएगा? तो देखिए v का मात्रक बन जाएगा वोल्ट। ठीक है, अब I का मात्रक चल जाएगा यहाँ पे एम्पियर, अपर में चला जाएगा सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो आपका मात्रक बन जाएगा बच्चों वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, यह सीधा सीधा इसका मात्रक पढ़ लिया जाता है बच्चों हेनरी, जिसको हम दिखाते हैं बच्चों एच से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वीमा के बारे में। तो वीमा बताने के लिए आप हेनरी से वीमा नहीं बता सकते, आप वीमा आपको इसी से बतानी पड़ेगी। तो जब इसकी वीमा के बारे में बात की जाएगी बच्चों, तो क्या देखिए वीमा क्या आ जाएगी आपकी, तो वोल्ट की वीमा क्या हो जाती है बच्चों आपकी, वोल्ट आपका होता है ना डब्ल्यू अपॉन में क्यू निकालते हैं, जब यहाँ से निकालते हैं एम एल टू टी माइनस के टू अपॉन में ए टी, तो यहाँ से आपका चल जाता है बच्चों आपका एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के वन। तो यहाँ पे वोल्ट की वीमा जाएगी आपकी एम एल टू टी माइनस के थ्री ए माइनस के वन, और उसके बाद सेकंड की चली जाएगी टी, नीचे आपका आ जाएगा एम्पेयर के लिए ए। तो देखिए तो वीमा इसकी बच्चों वीमा निकल कर जाएगी आपकी एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस के टू। ठीक है, ये इसकी वीमा निकल कर जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आपको करने होंगे। देखिए पहला सवाल जैसे आपसे कहता है वाला, पहला सवाल आपसे कहता है कि रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथकरत हैं, इन्हें एक मिली वोल्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो, है ना, तो यहाँ पे आपको v दे दिया 180 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलिए। पहले तो 180 गुना क्या कर देंगे 5/18 से गुना करेंगे तो आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए 10 बार कट जाएगा और 5 की गुना करेंगे तो कितना जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है ना। तो मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा, दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पाठ्यांक पूछ लिया इसने मिली वोल्ट का। तो यहाँ पर आपसे या तो मिली वोल्ट के लिए ई कह सकते हैं आप, है ना, या तो आप ई कह सकते हैं वी कह सकते हैं, आपसे पूछ ले कि कितनी वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पटरियों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, दे रखी है 1 मीटर। तो जब वैल्यू रखी जाएगी बच्चों क्या बन जाएगा आपका ए बराबर के बी वी एल, है ना। तो देखिए 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, इसका मान 50, इसका मान 1, यहाँ से हटा दिया 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे 10 बार 5 बार कट जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाए, 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 गुना 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा, यानी कि 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट आ जाएगा, और माइनस के 3 हटा दें तो बन जाएगा आपका 1 मिली वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में बच्चों पहला तो ये है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो उसकी तो आप भी बताया डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, तो ये डेफिनेशन आपको पीछे से लिख लेनी है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो इसके लिए आपको ये वाला करना होगा, जैसे लिखा ना कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ना, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो उसमें आपको बताया गया जैसे यहाँ पर ये देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में यदि बैटरी द्वारा धारा परिवर्तन की जाए या उसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, उस घटना को यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो उसके आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या कहता है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पीयर की धारा
को 0.001 सेकंड में शून्य कर जाता है, यानी कि I1 को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो धारा आपकी जा रही है वो I1 डैश कह सकते हैं, I1 डैश कह सकते हैं। पहले 3 एम्पियर रही होगी, है ना, फिर I1 डबल डैश वो क्या रहा है, 0 कर देते हैं। कितने सेकंड, कितने समय में, 0.001 सेकंड में, है ना। तो द्वितीय कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत दाब बल, यानी कि E2 पर आपका जाता है 15,000 वोल्ट का E2 विद्युत दाब बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आपको M निकालना होगा बच्चों, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, अभी बताया था आपको कि देखिए पीछे अभी आपका निकल के आया था ये वाला, M बराबर E2 अपॉन डेल I अपॉन डेल टी, है ना। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखिए M बराबर माइनस के E2 अपॉन डेल I1 अपॉन डेल टी, ठीक है। अब डेल टी चले जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर ऊपर, आपका बन जाएगा M बराबर E2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में डेल I1, है ना। तो डेल I1 को बच्चों लिख लेंगे यहाँ पे, इस केस में अगर देखते हैं यहाँ पे तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे डेल I1 को लिख लेंगे I1 डबल डैश माइनस के I1 डैश, यानी कि 0 माइनस के 3 लिख लेंगे इसे, ठीक है, 0 माइनस के 3। तो देखिए यहाँ पे M बराबर कितना आएगा, 15,000, इसकी वैल्यू 0.001 सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ से हटा के नीचे 3 जीरो चली जाएंगी, और 3 जीरो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। M बराबर देखिए कितना बचा, माइनस के 15 बटे माइनस के 3, 3 से 3 गया, फिर माइनस माइनस के 3 बन जाए 15, तो M बराबर कितना आ गया, 5 हेनरी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, है ना। हैप्पी लर्निंग बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।